हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। देखिए, आज हम क्लास 10th का जो लोकतांत्रिक राजनीति का आपका सब्जेक्ट है, लोकतांत्रिक राजनीति बुक है आपकी, इसका अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, चैप्टर 1 है ये, सत्ता की साझेदारी। आज हम जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बस वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर का अर्थ क्या है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, ये जानेंगे। ठीक है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सत्ता का बंटवारा या शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, सत्ता का अर्थ होता है शक्ति और साझेदारी का अर्थ होता है बंटवारा, यानी कि शक्ति का बंटवारा या सत्ता का बंटवारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता का जो बंटवारा है अर्थात शक्ति का बंटवारा है जो है, उसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक माना जाता है। लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है सत्ता के बंटवारे को, क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जितने भी लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच जो है शक्तियों को बांटा जाए। एक ही व्यक्ति में शक्ति निहित नहीं होनी चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों में जो है अलग अलग सत्ता जो है बांटी जानी चाहिए। और उसी सरकार को सही समझा जाता है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े हों। उसी सरकार को सही समझा जाता है जिसमें अपनी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े हुए हों। ठीक है, यानी कि ये कहने का मतलब ये है किसी देश में अगर सत्ता का या शक्ति का जो बंटवारा होता है देश के प्रशासन को चलाने के लिए, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति में निहित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका जो है बंटवारा होना चाहिए, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। अलग अलग समूह के लोगों को जो है अधिकार होने चाहिए। ठीक है, निर्णय लेने का अधिकार। ठीक है, निर्णय लेने का अधिकार अलग अलग समूहों को होना चाहिए। देखिए, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं आज जानेंगे हम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है हमारा आज का। ये आपके अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। आधुनिक जो नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे 2010 में, 2012 में और 2014 में पूछा गया है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये आ भी सकता है आपके एग्जाम्स में, कई बार आ चुका है ये। देखिए इसका आंसर क्या है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके। ठीक है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीकों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए नंबर 1 क्या है इसमें, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसके अंतर्गत सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी, ये शासन के विभिन्न 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है, न्यायपालिका का अलग कार्य होता है, विधायिका का अलग और कार्यपालिका का अलग, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग जो है एक ही स्तर पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी अंग चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, अपनी सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। जितनी उसकी सीमाएं हैं, जितनी लिमिट है, उसी लिमिट से उपयोग कर सकता है और हर एक दूसरे पर अंकुश रखता है।
और ये सभी अंग एक दूसरे पर अंकुश भी रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर अंकुश का कहने का मतलब ये है कि अगर कार्यपालिका या विधायिका में जो के पद पर जो व्यक्ति हैं, अगर वो कुछ गलत तरीके के कार्य करते हैं तो न्यायपालिका उनको दंड दे सकती है। ठीक है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। ठीक है, न्यायपालिका की नियुक्ति, जो न्यायपालिका की नियुक्ति होती है उसको कार्यपालिका करती है। ठीक है, कार्यपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उन पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। ये नंबर 1 था। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के तरीके क्या है। ठीक है, ये पहला था, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी। अब नंबर 2 देखिए क्या है, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, अर्थात संघ, प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता का बंटवारा। संघ स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता का बंटवारा। ठीक है, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा किया जाता है। केंद्रीय या संघ स्तर पर बनने वाली सरकार केंद्र सरकार कहलाती है, जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए कार्य करती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार होती है वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए कार्य करती है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए निर्मित की जाती है, जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए कार्य करती है। और राज्य सरकार का प्रांतीय सरकार या राज्य स्तर के कार्य, जो राज्य सरकार होती है वो प्रांतीय या राज्य स्तर के कार्यों को करती है। ठीक है, राज्य सरकार प्रांतीय या राज्य स्तर के कार्यों को करती है, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार जो है राज्य स्तर के कार्यों को करती है, केंद्र सरकार संपूर्ण राष्ट्र के लिए कार्य करती है। ठीक है, अर्थात उसके हाथों में राज्य की सत्ता होती है। ठीक है, अर्थात जो राज्य सरकार होती है उसके हाथों में राज्य की सत्ता होती है। ठीक है, राज्य की जो शक्तियां हैं, संप्रभुता, उसके हाथ में होती है, राज्य सरकार के हाथ में। और क्षेत्रीय स्तर की सरकारें क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं। क्षेत्रीय स्तर की जो सरकारें होती है क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं, जैसे ग्राम प्रधान है, नगर प्रमुख है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय स्तर की सरकारें हैं जो क्षेत्रीय छोटे एरिया के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, केंद्रीय या संघ स्तर पर अलग अलग सरकार हो और प्रांत या राज्य स्तर पर अलग सरकार। ठीक है, केंद्रीय या संघ स्तर पर अलग सरकार होनी चाहिए और प्रांत या राज्य स्तर पर अलग सरकार और स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर अलग सरकार होनी चाहिए, ताकि देश का चहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, नंबर 3 देखिए, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। अभी सामाजिक समूह क्या क्या है देखिए, सट्टेबाजी, जो सट्टेबाजी होती है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न प्रकार के भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। सत्ता का बंटवारा जो है विभिन्न प्रकार के भाषाई, अलग अलग भाषा के लोग निवास करते हैं जिस देश में, अलग अलग धर्म के लोग जिस देश में निवास करते हैं, तो वहाँ पर भाषाई और धार्मिक आधार पर भी जो है सत्ता का बंटवारा हो सकता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि बेल्जियम में जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाई समूह हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है सत्ता का बंटवारा किया गया है। अलग अलग समुदायों में जो है सत्ता का बंटवारा हुआ है। इस सत्ता के इस बंटवारे में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी दी जाती है। ठीक है, अलग अलग जैसे भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर या सामुदायिक आधार पर अलग अलग लोगों को जो है अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी दी जाती है, ताकि लोग स्वयं को शासन के से अलग ना समझें और अल्पसंख्यक समुदायों को भी सत्ता की उचित हिस्सेदारी मिल सके। ठीक है, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें अलग अलग भाषा के लोगों को और अलग अलग धर्म के लोगों को सत्ता की हिस्सेदारी मिलती है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम होते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जो होता है, ऐसा समुदाय जिसकी संख्या बहुत कम होती है, तो उन लोग को भी सत्ता की उचित जो है हिस्सेदारी मिल सकती है। ठीक है, नंबर 4 देखिए, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल और जो दबाव समूह होते हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, सत्ता के इस बंटवारे के अनुसार विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों को भी सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है, क्योंकि दबाव समूह विभिन्न
प्रकार के आंदोलन के द्वारा शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दबाव समूह होते हैं वो विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के द्वारा शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। कई पार्टियां इस सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, कई पार्टियों में जो है इस सत्ता को पाने के लिए आपस में प्रतियोगिताएं चलती हैं, संघर्ष चलता है। यही प्रतिस्पर्धा स्पष्ट कर देती है कि शासन व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथ में या एक ही दल के हाथ में नहीं होनी चाहिए, अर्थात दल बदल होते रहना चाहिए। ठीक है, अलग अलग दल के लोग सत्ता में आते रहने चाहिए। ठीक है, अर्थात जो दबाव समूह हैं जो शासन को प्रभावित करते हैं तो उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए, अर्थात विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों, विपक्षी दलों और दबाव समूहों को भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे केंद्र में अभी आप देख सकते हैं भाजपा सरकार है, तो विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कांग्रेस सरकार है, सपा है, बसपा है, और दबाव समूह भी होते हैं कई सारे, तो उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखाए हुए हैं, ज़्यादा मैंने नहीं लिखाए हैं क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बताती हूँ। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। भारतीय संदर्भ में, ठीक है, भारत के बारे में बताना है आपको कि जो सत्ता की हिस्सेदारी है उसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण आपको बताना है। उत्तर, सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में विद्वानों ने युक्तिपरक और नैतिक कारण बताए जो निम्न प्रकार से हैं। अब नंबर 1 देखिए, युक्तिपरक कारक क्या है। युक्तिपरक तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है। जो युक्तिपरक कारक है वो तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, अर्थात भारत में धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर विविधताएं देखने को मिलती हैं। भाषा, धर्म और संप्रदाय तथा जाति के आधार पर अनेक समूहों का निर्माण होता है। भारत में इन समूहों की हिस्सेदारी इसलिए लाभदायक है क्योंकि यह सामाजिक स्तर पर परस्पर जो संघर्ष होता है और विभिन्न सामाजिक समूहों में संघर्षों की संभावनाओं को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। देखिए, युक्तिपरक तर्क या युक्तिपरक कारक यह कहता है कि जिस देश में अर्थात मतलब किसी भी देश में अगर धर्म, जाति, वर्ग, भाषा तथा क्षेत्र और लिंग के आधार पर जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा के लोग होते हैं, तो वहाँ पर सभी समूहों को जो है सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी समूहों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपस में जो है विभिन्न समूहों के बीच जो संघर्ष होता है उस संघर्ष की संभावना जो है कम हो जाती है। ठीक है, अर्थात युक्तिपरक कारक ये कहता है कि देश में मतलब वैसे स्पेशली इंडिया के लिए है, भारत में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं, अलग अलग भाषा के लोग निवास करते हैं। तो युक्तिपरक तर्क ये कहता है कि सभी समूह के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो सामाजिक समूह है उसमें उनमें जो है आपस में परस्पर जो संघर्ष होता है वो उसकी संभावना कम हो जाती है। ठीक है, अर्थात सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों को जो है सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब नैतिक कारक क्या कहता है ये देखिए। लोकतंत्र आदर्श रूप में एक नैतिक अवधारणा है, यह सहमति का शासन है। लोकतंत्र जो है सहमति का शासन है, अर्थात जनता की सहमति से चलता है। ठीक है, लोकतंत्र बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों की सत्ता में सहभागिता को मान्यता प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा न्याय जैसे सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे तथा न्याय जैसे सिद्धांत पर आधारित है। लोकतांत्रिक सरकार एक संवैधानिक सरकार होती है, यह जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान करती है। लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार के कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती जो जनता की धार्मिक मान्यताओं, विश्वासों, संस्कारों, मूल्यों तथा अच्छी परंपराओं के विपरीत हो। ठीक है, अतः समाज में अनैतिक गतिविधियों जैसे देह व्यापार जो होता है, तस्करी, आतंकवाद तथा अपराधीकरण को समाप्त करने संबंधी कानूनों का निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, ये नैतिक कारक के अंतर्गत ये कहा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, जो लोकतंत्र भारत में मौजूद है वो सही है। ठीक है, इसमें देखिए जो नैतिक कारक है इसमें ये नहीं देखा गया है कि जो नैतिक कारक है वो ये कहता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो ही सही है, उसे ही होना चाहिए। ठीक है, और जो युक्तिपरक कारक है उसमें ये कहा गया है कि अलग अलग भाषा के लोगों को, अलग अलग जाति के लोगों को, अलग अलग लिंग के आधार पर भेदभाव किए बगैर सभी लोगों को जो है सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए,
कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, युक्तिपरक क्या है? अभी मैंने आपने देखा होगा कि युक्तिपरक कारक क्या है। हानि और लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर जो लिया गया फैसला होता है वो युक्तिपरक फैसला होता है। ठीक है, पूरी तरह नैतिकता पर आधारित जो फैसला होता है वो इसके उलट होता है। ठीक है, जो युक्तिपरक कारक है वो पूरी तरह से हानि, किसी कार्य को करने से पहले उससे क्या हानि होगी या क्या लाभ होगा ये जानकर जो कार्य किया जाता है वो युक्तिपरक कार्य कहलाता है। और नैतिक कार्य जो है, नैतिक कार्य में कभी ये नहीं सोचा जाता कि इस कार्य को करने से इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, नंबर 2 देखिए, गृह युद्ध, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कई बार आपसे पूछा जाता है गृह युद्ध क्या है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे। गृह युद्ध क्या है? किसी देश की सीमा के भीतर सरकार विरोधी समूहों की जो हिंसक लड़ाई होती है। ठीक है, सरकार विरोधी जो समूह है उनकी हिंसक लड़ाई जब युद्ध का रूप ले लेती है तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, गृह युद्ध किसी देश की सीमा के अंदर होता है। ठीक है, किसी देश की सीमा के अंदर जो सरकार विरोधी समूह होते हैं, जैसे वर्तमान में आप देख सकते हैं भाजपा सरकार है। ठीक है, भाजपा सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, तो उसके जो विरोधी दल होते हैं, ठीक है, विरोधी अर्थात विपक्ष के दल जैसे कांग्रेस है, सपा बसपा है, तो इनकी जो हिंसक लड़ाई होती है ये लड़ते रहते हैं एक सत्ता के लिए आपस में, तो इनकी ये जब लड़ाई युद्ध का रूप ले लेती है तो इसे गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब बहुसंख्यकवाद देखिए, बहुसंख्यकवाद क्या होता है? बहुसंख्यकवाद, अगर किसी देश के भीतर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक मतलब अधिक संख्या वाला, अर्थात किसी समुदाय के सदस्यों की संख्या अधिक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन करता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसे ही बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। ठीक है, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा प्लीज़। बहुसंख्यकवाद, ठीक है, ये अगर किसी देश के भीतर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, मतलब किसी समुदाय के लोगों की संख्या अधिक है, जैसे भाषा के आधार पर देख सकते हैं आप, भाषाई समुदाय की किसी हिंदी भाषी लोगों का समुदाय जो हिंदी भाषा बोलते हैं उनकी अधिक संख्या है, या फिर हिंदू धर्मों के लोगों की संख्या अधिक है तो उसको बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी देश के भीतर कोई समुदाय बहुसंख्यक है अर्थात किसी समुदाय के सदस्यों की संख्या अधिक है तो वह मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है। ठीक है, जो बहुसंख्यक समुदाय है वो मनचाहे ढंग से शासन कर सकता है और इसके लिए वह जो अल्पसंख्यक समुदाय है अर्थात जिस समुदाय के लोगों की कम संख्या है तो उन समुदाय के लोगों की ज़रूरतों और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ठीक है, और अपने मनमाने ढंग से शासन चला सकता है, इसे ही बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। ये 2012 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? लोकतंत्र, ठीक है, जहाँ पे जनता का शासन होता है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भारत, ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नंबर 2 देखिए, श्रीलंका में कौन कौन से धर्म प्रमुख हैं? श्रीलंका में कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं? ठीक है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म प्रमुख हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वैध सरकार का अर्थ बताइए। 2010 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वैध सरकार का अर्थ बताइए। जनता द्वारा चुनी हुई बहुमत वाली सरकार यहाँ पे वेद लिखा हुआ है मैंने, ये वैध है। ठीक है, ये है सही, वैध सरकार कहलाती है। ठीक है, जनता के द्वारा जो सरकार बहुमत वाली सरकार होती है उसको वैध सरकार कहा जाता है। वर्तमान में आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुमत से जीते हुए हैं, तो बहुमत वाली सरकार है। ठीक है, जनता के द्वारा चुनी जाती है जो सरकार, बहुमत वो जनता के द्वारा चुनी हुई बहुमत वाली सरकार वैध सरकार कहलाती है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। 2016 में आया है क्वेश्चन। देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सारी शक्ति जो है जनता के हाथ में होती है, राजनीतिक शक्ति जो है जनता के हाथ में होती है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। स्वशासन, ठीक है, यानी कि अपना शासन, ठीक है, अपने शासन के माध्यम से जो है शासन करते हैं। ठीक है,
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लोकतांत्रिक राजनीति का। चैप्टर 1 था सत्ताधारी, ठीक है। सत्ता की साझेदारी मैंने आपको बता दिया, किसी देश शक्ति का बंटवारा, ठीक है। अलग अलग स्तरों पर शक्ति का बंटवारा किया जाता है, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शक्ति का बंटवारा, ठीक है, शक्ति का बंटवारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, चैप्टर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।